गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास से पढ़ा था और हमारा कंटिन्यू चल रहा है टॉपिक नरेशंस। हमने नरेशन में कई टाइप्स के सेंटेंस पढ़े, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव WHS वाले वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हमने पढ़े। इसके बाद हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम पढ़ रहे हैं, टुडे वी शैल रीड एग्ज़ाम में कुछ सेंटेंस इस तरह के भी आते हैं जिससे लेट से स्टार्ट होते हैं और कुछ लेट प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। कुछ सेंटेंस इस टाइप के भी सेंटेंस आते हैं, तो उन सेंटेंस में डिस्कस करेंगे। देखिए सेंटेंस किस तरह से एग्जाम में आते हैं और किस तरह से इसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज होता है। देखिए आप, राम to his friends, let's go for a walk. She said to me, let me do this work. They said, let's go outside to play cricket. He said to her, let me try at once. देखिए मैंने आपके सामने लेट्स से स्टार्ट होने वाले और लेट प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल दिए हैं। ये देखिए इन सेंटेंस के एग्जाम्पल आपको मैंने सामने दे रखे हैं। इनके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह चेंज होते हैं वो देखिए आप। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, राम सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट्स गो फॉर अ वॉक। जब भी लेट्स से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, लेट्स का मतलब होता है, देखिए आप इसमें ये लेट्स लिखा हुआ है, जो ये लेट्स से होता है ये वाला, ये जो एपोस्ट्रोफी एस होता है पर्टिकुलर्स को हम देखें तो क्या होता है, ये अस होता है। क्या होता है ये अस। इस लेट्स में अस वर्ड छिपा होता है। तो जब भी लेट्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वहां पे सजेस्टेड या प्रपोज्ड, जब भी लेट्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें जब भी रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू हो तो सजेस्टेड, से टू हो तो सजेस्ट, सेज टू हो तो सजेट्स का यूज होता है। अब मैंने आपके सामने देखिए सजेस्टेड और प्रपोज दो वर्ड में से दोनों में से कोई एक वर्ड आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब की जगह यूज करना है। तो राम सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स, और लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में कनेक्टिविटी वर्ड का यूज होता है, दैट वर्ड का यूज होता है। किस वर्ड का यूज होता है? कनेक्टिविटी वर्ड दैट। तो राम सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स दैट। देखिए अब जो ये जो लेट्स होता है वो चेंज होता है देखिए राम suggested his friends that, अब जो ये लेट्स जिसकी मैंने बात कर रहा हूँ मैं अभी आपके सामने, जो लेट्स वर्ड जो होता है वो दो वर्ड में चेंज होता है। या तो यहाँ पे आपको वी शुड यूज करना है या तो दे शुड यूज करना है।
लेट्स वर्ड्स की जगह या तो आप वी शुड यूज करें या तो दे शुड यूज करें, ये क्या हो जाता है, इसके अंदर रिमूव हो जाता है। जैसे हम ये जैसे लेट्स की जगह वी शुड यूज करते हैं तो लेट्स का वापस रिपीट यूज नहीं होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे वी शुड यूज किया, वी शुड, इसमें कन्वर्ट हो गया गो फॉर अ वॉक। इस तरह से सेंटेंस चेंज होगा। देख लीजिए आप, राम, मैंने बताया कि लेट्स वाले सेंटेंस में हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब की जगह सजेस्टेड या प्रपोज वर्ड का यूज करना है हमें। सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स, कनेक्टिविटी का ध्यान रखना हमें, इसमें दैट वर्ड कनेक्टिविटी का यूज होता है। और जैसा कि मैंने बताया लेट्स का किसमें चेंज होता है, या तो वी शुड या तो दे शुड में चेंज होता है। गो फॉर अ वर्क एज इट इज, जैसा आपका सेंटेंस आपका बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जब भी लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वहां पे रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज होता है। देख लीजिए ये सेंटेंस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने सेंटेंस बता रखा है तो सेट टुगेदर कौन सा वर्ड यूज होता है, रिक्वेस्टेड वर्ड होता है। सेकंड थिंग, इसके अंदर जो कनेक्टिविटी वर्ड होता है वो कौन सा होता है, टू वर्ड होता है। जैसा कि लेट्स वाले में दैट होता है और लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में टू कनेक्टिविटी वर्ड का यूज होता है। लेट्स वाले सेंटेंस में हमने सेट टू की जगह सजेस्टेड वर्ड का यूज किया रिपोर्टिंग वर्ब की जगह। उसी तरह से लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में सेट टू की जगह आपको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह रिक्वेस्टेड वर्ड यूज करना है। देखिए सेंटेंस बना रहा हूं मैं, सी रिक्वेस्टेड मी, जैसा कि आपको मैंने बताया टू कनेक्टिविटी वर्ड का यूज होगा। लेट एज इट इज रहता है, इसमें लेट चेंज नहीं करना हमें। ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी आपको पता है ये आई का ऑब्जेक्ट है। और जैसा कि हमको अकॉर्डिंग टू रूल्स आई हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, शी, तो सी का यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। लेट हर डू, आपको जैसा कि पता दिशा के चेंज में होगा, दैट में चेंज होगा और वर्क का वर्क। तो ये सेंटेंस तो चेंज होगा, सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर डू दैट वर्क। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, दे सेड का सजेस्टेड, कनेक्टिविटी दैट, आप चाहें तो लेट्स की जगह वी शुड या दे शुड, दोनों में से किसी भी एक वर्ड का यूज कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे दे शुड गो आउटसाइड, इस सेंटेंस से चेंज होगा, दे सजेस्टेड दैट दे शुड गो आउटसाइड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, he said to her let me try it once, तो ये सेंटेंस बनेगा he requested her to let me, he के अकॉर्डिंग चेंज होगा, me का हो जाएगा him, तो he requested her to let him try at once। ये सेंटेंस इस तरह से चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको वापस रिवाइज करवा दूं, लेट्स और लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना दोनों ही सेंटेंस अलग अलग होते हैं। लेट्स वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह सजेस्टेड का यूज करना है हमें और कनेक्टिविटी वर्ड दैट का यूज करना होता है। उसी तरह से लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह रिक्वेस्टेड वर्ड यूज करना है और कनेक्टिविटी टू का यूज करना है। अंडरस्टूड। देखिए आगे सेंटेंसेस, अब जैसा कि आपको पता है हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पढ़ लिए, इम्परेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिए। कुछ सेंटेंस तरह के आते हैं जो जिन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, वो सेंटेंस भी देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स सेड गुड मॉर्निंग सर। कुछ सेंटेंस तरह के भी आते हैं जैसा कि मैंने बताया, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, जैसे गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। जैसे कहने का सेंस यहाँ पे है कि ये तरह के सेंटेंस आते हैं, ये दो तरह से चेंज होते हैं। या तो आपको सेड टू की जगह विश यूज करना है, इसके अलावा ना हो तो यहाँ पे आपको बैड यूज करना है। देख लीजिए आप, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आए तो आपको यहाँ पे
रिपोर्टिंग वर्ब की जगह या तो विश का वर्ड यूज करना है या तो बैड वर्ड यूज करना है। देखिए सेंटेंस किस तरह से चेंज होता है। द स्टूडेंट्स बैड टू गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, ये सेंटेंस इस तरह के चेंज होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब की जगह या तो सैड या तो विश वर्ड का बैड या तो विश वर्ड का यूज करना है। जैसा कि मैंने चेंज किया है, द स्टूडेंट बैड टू गुड मॉर्निंग सर और लास्ट में फुल स्टॉप। ये सेंटेंस सारे क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या डिस्कस कर रहे थे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक तरह का सिस्टम होता है और इस सिस्टम की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं? जो डिफरेंट बॉडी है उनकी पोजीशन और मोशन को मेजर करते हैं। तो ये सिस्टम कैसा सिस्टम है? तो देखो कि जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज ये ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट को हमने बोला मीन पोजीशन। क्या बोला हमने? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और वो देख रहा है कि एक चिड़िया है, वो उड़ रही है और उड़ के यहाँ पर जा रही है, कभी फिर नीचे आती है, कभी वो यहाँ पर जाती है, कभी यहाँ पर जाती है। और ये जो आदमी है ये क्या है? एक तरह का ऑब्जर्वर है। और ये ऑब्जर्वर हमको क्या इन्फॉर्म देता है कि चिड़िया इस डायरेक्शन में उड़ रही है, इतनी ऊंचाई पर है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आने में इसको इतना टाइम लग रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको ये ऑब्जर्वर दे रहा है। तो ये ऑब्जर्वर ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है? इसके पास ऐसा क्या है कि ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि चिड़िया कौन से डायरेक्शन में उड़ रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने के लिए वो कितना समय लगाती है, कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये ऑब्जर्वर हमको बताता है। और वो ऑब्जर्वर किसकी हेल्प से बताता है? तो ये जो ऑब्जर्वर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से बताता है। किसकी हेल्प से बताता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हेल्प से बताता है। यानी ये जो मीन पोजीशन पर जो आदमी खड़ा था, इसने अपने सराउंड में अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया। क्या बना लिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिया, एक सिस्टम बना दिया। और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होंगे? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट डायरेक्शन एंड टाइम। डायरेक्शन एंड टाइम यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसने जो अपने चारों ओर बनाया, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या है? तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर डायरेक्शन है और उसके पास एक वॉच है जो टाइम को कैलकुलेट करती है। जो क्या करती है? टाइम को कैलकुलेट करती है। और फिर ये आदमी बैठ के हमको बताता है कि चिड़िया उस डायरेक्शन में उड़ रही है, अभी इस डायरेक्शन में थी, अभी इस डायरेक्शन में गई, अब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चिड़िया को जाने में कितना समय लगा। ये सारी चीजें कौन बताता है? हमको ये ऑब्जर्वर बताता है। और इस ऑब्जर्वर ने ये कैसे बताया? तो इस ऑब्जर्वर ने अपने चारों ओर एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को उसने क्या बोला? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिस सिस्टम के पास क्या है? डायरेक्शन है और टाइम है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिस्ट डायरेक्शन एंड टाइम। ठीक है, तो कैसा सिस्टम उसने बनाया? तो हम जानते हैं कि हमने जैसे कि बोला हमने क्या बोला? यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर ने फिक्स कर दिया कि इस वाली डायरेक्शन को मैं नॉर्थ बोलूँगा, इस वाले डायरेक्शन को मैं ईस्ट बोलूँगा, इस वाले डायरेक्शन को मैं क्या बोलूँगा? साउथ बोलूँगा, और इस वाले डायरेक्शन को मैं क्या बोलूँगा? वेस्ट बोलूँगा। ठीक है, अब ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर ने अपना एक फ्रेम बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, जिस सिस्टम को हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि जिस फ्रेम के रेफरेंस में वो हमको इंफॉर्मेशन देगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम टू मेजर पोजिशन एंड मोशन ऑफ डिफरेंट बॉडी। ठीक है, तो इसने अपना एक फ्रेम बनाया और उस फ्रेम की रेफरेंस से वो हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की, कितनी की, कितना टाइम लगा, किस डायरेक्शन में है, वो सारी चीज़ें हमको ये ऑब्जर्वर यहाँ से बताएगा।
ठीक है। तो अब सब जानते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। तो जैसे कोई चिड़िया है यहाँ पर उड़ रही है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर ने हमको इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर एक चिड़िया उड़ रही है जिसकी एक्स एक्सिस से, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट, या हम कह सकते हैं ईस्ट से उसका जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है। उसने बताया कि वो जो चिड़िया उड़ रही है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब नॉर्थ से कितने डिस्टेंस पर है, तो उसने हमको बताया नॉर्थ से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। कितने मीटर की डिस्टेंस पर है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो इसने कैसे बताया, तो इसने अपने चारों ओर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या है, डायरेक्शन है, और उसके अंदर उसके पास वॉच है जिससे वो किसको कैलकुलेट करता है, टाइम को कैलकुलेट करता है। और इन दोनों चीज़ों की हेल्प से ये सारी क्वांटिटीज हमको इस ऑब्जर्वर ने इस चिड़िया के बारे में इन्फॉर्म किया कि चिड़िया नॉर्थ ईस्ट में है, और नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट से कितनी दूर है और नॉर्थ से कितनी दूर है, वो सारी चीज़ें हमको इस ऑब्जर्वर ने बताई। तो इस सिस्टम को, जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसके मोशन को, डिफरेंट बॉडी की पोजीशन और मोशन को हम मेजर कर सके, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, सबके हर देश में डायरेक्शन के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे हम ईस्ट नॉर्थ बोलते हैं, कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं बोलता है, ठीक है। तो इसलिए हमने कंट्रोवर्सी को सुधारने के लिए हमने क्या बोला कि एक जो डायरेक्शन थी उसको एक्स डायरेक्शन बोला, एक को वाई बोला, और एक को जो जेड बोला। और ये किसने बनाया, कार्टेशियन ने बनाया, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को हमने क्या बोला, एक्स बोला, इसको हमने वाई बोला, और इसको हमने क्या बोला, जेड। अब ये जो जेड है, ये अंदर की तरफ जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस जेड, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, माइनस जेड, ठीक है। अब ये एक्स जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हम बोलेंगे माइनस एक्स, वाई जो डाउनवर्ड होगा उसको हमने क्या बोला, माइनस वाई। तो हमने ये चार डायरेक्शन बना दी, एक्स वाई जेड, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड। तो ये हमारे पास 2 4 और 6 यानी कितनी डायरेक्शन होगी हमारे पास, टोटल 6 डायरेक्शन फिजिक्स में होती है। और फिजिक्स में हम इन्हीं 6 डायरेक्शन को लेते हैं, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है जिसने यहाँ, जैसे चिड़िया है कोई, और वो चिड़िया उड़ के ऐसे की, वो उड़ रही है ऐसे उड़ रही है, ठीक है। तो इसका x में डिस्टेंस कितना है, तो x में डिस्टेंस कितना है, इतना। y में उसका डिस्टेंस कितना है, तो y में डिस्टेंस इतना है, ठीक है। अगर वो उड़ के ऐसे बाहर की तरफ आ रही है तो हम कहेंगे कि उसने z में कितना ट्रैवल किया, जेड में कितना ट्रैवल किया। तो हम क्या करेंगे, ये जो फ्रेम हमने बनाई, इस फ्रेम की इस कोने में बैठ जाएंगे घड़ी को लेके, और इस घड़ी कोने में बैठ के हम ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसको इस कोने में बैठ के हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि एक्स से उसकी पोजीशन कितनी दूर है, एक्स से वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, वाई से वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, जेड से वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ठीक है। तो ये इसको हमने एक फ्रेम के अंदर बंद कर दिया, और इसी फ्रेम को क्या बोलते हैं, इसी फ्रेम के रेफरेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएंगे कि वो एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है। कि जैसे हमने यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया, जैसे थ्रो किया, कितना उसका वाई में उसका कितना डिस्टेंस है, एक्स कितना ट्रैवल किया उसने, या अगर उस बॉल को हमने स्विंग कराया तो जेड में कितनी गई बाहर की तरफ, ठीक है। वो सारी हम यहाँ पर बैठ के बताएंगे। इसी सिस्टम को, इसी फ्रेम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इनिशियल फ्रेम, और एक होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक होती है इनर्शियल फ्रेम होती है, और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। अब जैसे कि एक चीज़ को समझो आप, ये हमारा सपोज सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। अर्थ रोटेट कर रही है, कुछ इस टाइप की मोशन कर रही है सन के चारों,
ठीक है। अब यहाँ पर कोई दूसरा प्लेनेट है, सपोज करो यहाँ पर ये मून है, ये मून है, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट, अभी अर्थ कहाँ पर है, अभी अर्थ यहाँ पर है, ठीक है। अब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है, अपनी एक्सिस पर अर्थ घूम रही है, तो अर्थ का ये वाला जो पार्ट जो सन के तरफ है, सन के सामने है बिल्कुल, वहां पर क्या होगा, डे होगा, और जो बैक साइड में है वहां पर क्या होगा, तो वहां पर क्या होगी, नाइट होगी। क्या होगी, वहां पर नाइट होगी। तो यहां पर नाइट है और यहां पर क्या है, डे है। अब अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, और सेकंड कंडीशन जो हमने बनाई, ये हमारा सन है और इस पाथ में हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पर मून है। ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। अब ये वाला जो पोर्शन जहां पर था डे, वो 12 घंटे बाद घूम के ये जो डे वाला पोर्शन है वो कहां पर आ जाएगा, नाइट में चेंज हो जाएगा। यानी जहां पर नाइट थी वो वहां पर डे हो गया, और जहां पर अभी क्या है, डे है, वहां पर क्या है, जो सॉरी पहले जहां पर डे था वहां पर क्या हो गया, नाइट होगी, और जहां पर नाइट थी वहां पर क्या हो गया, डे हो गया, ठीक है। अब यहां से कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, यहां पर सन के पास में कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। उस ऑब्जर्वर ने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया मून को। किसको बनाया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया मून को, और बता के देखा कि यहां पर एक आदमी खड़ा है जो कि अर्थ की सरफेस पर है, वो अभी कहां पर है, दिन में, ठीक है। तो इस आदमी ने इस मून को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, और इसके रेस्पेक्ट में ये आदमी अभी कहां पर है, तो ये आदमी है वो कहां पर है, डे वाले पोर्शन पर है, ठीक है। 12 घंटे बाद इस आदमी ने क्या देखा कि ये आदमी ने मोशन, क्योंकि ये भी अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है और उसी अर्थ के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी घूम रहा है, और इसने हमको क्या इन्फॉर्म किया कि अभी जो आदमी डे में है वो 12 घंटे बाद अब कहां पर है, तो अब वो आदमी कहां पर है, नाइट में। क्यों, उसने कैसे बताया, तो उसने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया मून को देख के। तो मून को उसने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया और उसको देख के बताया कि ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, और 12 घंटे बाद वो ऑब्जेक्ट कहां पर, नाइट वाले पोर्शन पर चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, जो डे में है वो 12 घंटे बाद कहां पर चला जाएगा, नाइट वाले पोर्शन पर चला जाएगा। तो इसने कैसे इंफॉर्मेशन दी हमको, तो इसने अपने चारों ओर एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बनाया, मून को बनाया। अब इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। और ये चीज़ है क्या, ध्यान से। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है, तो फिजिक्स में हमारी एक क्वांटिटी है, और जिस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी 0 है, यानी वो ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में, एट रेस्ट कंडीशन में। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उसके पास जो स्पीड है, वो उसकी वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 से 40 चेंज हुई, तो चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी जितनी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में जितनी वेलोसिटी चेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट अगर वेलोसिटी से जा रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। पर अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, यूनिट टाइम में, तो यूनिट टाइम में उसकी जितनी भी वेलोसिटी चेंज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम के अंदर क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है, यानी हम लिखेंगे नो एक्सेलरेशन। तो जिस फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा, जो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, या फिर कौन सी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में। अगर फ्रेम कौन सी कंडीशन में, मोशन की कंडीशन में, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाना चाहिए। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, तो वो इनर्शियल फ्रेम में नहीं आएगा। तो अगर मोशन में है तो वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं रेस्ट।
ठीक है। तो ऐसा फ्रेम जो रेस्ट में हो, ठीक है, जिसके पास एक्सेलरेशन कैसा हो, जीरो, अगर वो मोशन में है फिर भी एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलेंगे कि हैविंग एक्सेलरेशन, जिसके पास, जिस फ्रेम के पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इनर्शियल फ्रेम मतलब नो एक्सेलरेशन, चाहे ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, अगर मोशन में होगा तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो अब उसके पास कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो वो वैसे भी कौन सी कंडीशन में होगा, नो, उसके पास किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब जिसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, जिस फ्रेम के पास एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को थोड़ा समझ लो क्या होता है। तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, जैसे ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ठीक है। अब थोड़ा समय इजाज़त नहीं दे रहा है, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में इस इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने नेक्स्ट वीडियो देखा होगा, प्रीवियस वीडियो देखा होगा सॉरी, तो उसमें लाइसोसोम के बारे में हमने डिस्कस की थी। और लाइसोसोम हमारा चल ही रहा था, लेकिन टाइम की वजह से हमने उसको क्या किया था, बीच में ही रोक दिया था। तो आज लाइसोसोम को हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आपने देखा होगा कि हमने लाइसोसोम के टाइप्स के ऊपर आ चुके थे। मतलब मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। जनरली अपन बात कर लेते हैं। एक तो होता है आपका प्राइमरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी, और तीसरा होता है आपका टर्शरी। यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी होता है उसके अंदर क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। सेकेंडरी के अंदर क्या होते हैं, एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और टर्शरी जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ये एक्टिव और इनएक्टिव दोनों काम कर ले तो बाकी बचा हुआ जो खाना होता है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड तो क्या होगा, आपके सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो टर्शरी के अंदर ही पड़ा रहेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होता है। इसके अंदर जिस भी मतलब सेल के वैक्यूल है कैसा, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी लाइसोसोम कहेंगे। तो ये जो तीनों मिलके एक फोर्थ पार्ट पढ़ा था हमने, वो क्या था, ऑटोफेगोसोम था, जिसको हमने ऑटोलाइसोसोम भी कहा था। वो क्या करता है, जो आपके इंजर्ड पार्ट है, मतलब आपके सेल के अंदर इंजरी भी तो हो सकती है, तो यूँ समझ लीजिए जो पार्ट आपके सेल के, जैसे कोई सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, कोई भी है XYZ, वो क्या हो गया, या तो इंजर्ड हो गया या फिर ओल्ड हो चुका है, जो काम नहीं कर सकता है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, सेल से बाहर निकालना जरूरी है, मतलब बॉडी से आउट करना भी जरूरी है। तो पहले तो सेल से बाहर निकलेगा तभी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होगा, तो उसको बाहर निकालना जरूरी होता है। उसके लिए कौन काम करता है, आपका ऑटोफेगोसोम या ऑटो लाइसोसोम काम करता है। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों जो है आपके मिलके क्या काम कर रहे हैं, ये एक ही काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो आउटसाइड से आपका कोई भी फूड मटेरियल लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, आउटसाइड से आपके सेल के अंदर एंटर करता है, भले वो पैथोजन हो, तो उसको क्या करते हैं, डाइजेशन, मतलब उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इन तीनों को हम एक साथ क्या कहते हैं, हेट्रोफेगोसोम। इन तीनों को हम एक साथ क्या कहते हैं, हेट्रोफेगोसोम कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए हेट्रोफेगोसोम क्या है। और फोर्थ पार्ट अपने आप में एक नाम है, तो आपको बता दिया मैंने, इसको क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम। ऑटो का मतलब ही होता है कि सेल्फ को डाइजेस्ट कर लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोफेगोसोम। तो एक हेट्रोफेगोसोम होगा, उसके अंदर 3 टाइप हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो हेट्रो क्यों कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्या करता है, सेल से जो भी आउटसाइड आपके फूड आपके सेल के अंदर एंटर करता है, तो इसको क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। भले वो पैथोजन भी हो, कोई पैथोजन भी हो, तो भी आपकी सेल क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था WBC क्या करती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उससे आपकी क्या करती है, प्रोटेक्शन या डिफेंस करने में हेल्प करती है। तो वो करती क्या, लाइसोसोम भी वहाँ पे काम करेगा, जो उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने उसको पढ़ लिया था। 2 चीज़ें टर्मिनोलॉजी आपको बतानी जरूरी थी, तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसके बाद जो आता है आपके, क्या हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके बाद ये जो आपका लाइसोसोम होता है, उसके अंदर होते क्या है, इसके अंदर 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं, 50 टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं।
और एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो काम किस मीडियम में करते हैं, तो दे वर्क ऑन ओनली इन एसिडिक मीडियम। तो आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस मीडियम में काम करते हैं, तो वर्क ऑन ओनली इन एसिडिक मीडियम। मतलब आपका जो मीडियम होगा वो कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, तभी आपके ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो प्राइमरी में हमने क्या कहा था, इनएक्टिवेट कहा था। और आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स काम कब करते हैं कि ये जो होता है एसिडिक मीडियम में अगर इनको दे दिया जाए या एसिडिक मीडियम हो तभी ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं और इसी मीडियम में ये क्या करते हैं, वर्क कर पाते हैं। तो प्रॉपर वर्क करने के लिए इनको क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। अब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं, मैंने कहा 50 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी होती है। भले 50 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपके लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट हो, लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, 6 कैटेगरीज होती है। मतलब 6 टाइप्स के कैटेगरीज के एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज, डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज। मतलब इनके अंदर 6 कैटेगरीज के क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम्स होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो 6 कैटेगरी के होते हैं, पर टोटल होते कितने, 6 कैटेगरी मिला के, तो वो हो जाएंगे आपके 50 टाइप्स के। ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम जो होते हैं वो कितने होते हैं, इसके अंदर 6 कैटेगरी होती है इसके अंदर अलग अलग टाइप की, और वो एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, जैसे अपन बात करें तो पहला हो जाएगा, पहली कैटेगरी हो जाएगी प्रोटीएसेस। पहली कौन सी हो जाएगी, प्रोटीएसेस। अब ये प्रोटीएसेस होता क्या है, तो ये जो प्रोटीएसेस होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ऐसे एंजाइम जो किसको डाइजेस्ट करे, प्रोटीन को, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीएसेस। तो ये एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेस्ट प्रोटीन या प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद अगर अपन बात करें प्रोटीएसेस के बाद, तो दूसरा आता है न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस, अब ये न्यूक्लियसेस क्या करता है, तो आपका जो न्यूक्लियसेस होता है वो क्या करता है, जैसे न्यूक्लियस का मतलब, या यूँ कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, तो ये न्यूक्लियसेस उसी से डेराइव हुआ है। तो आपके जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेशन का काम करता है उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियसेस। और ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, तो एक होता है डीएनएस, एक होता है आपका डीएनएस। अब ये डीएनएस जो होता है वो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, और आपका जो आरएनएस होता है, आरएनएस, ये किसको डाइजेस्ट करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। और ये दोनों एंजाइम किस टाइप के हैं, इनको कहते हैं हम न्यूक्लियसेस, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, डीएनए और आरएनए, और इनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा होते हैं, डीएनएस और आरएनएस। इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी आपकी वो है ग्लाइकोसिडेस, ग्लाइकोसिडेसेस। और ये क्या करता है, आपके जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है। ब्रेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होती है, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम वर्क करता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडेसेस। इसके बाद आता है आपका फोर्थ कैटेगरी, वो हो जाएगी एस्टरेसेस, एस्टरेसेस। अब ये क्या करेगा, तो एस्टर के बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेगा। तो ब्रेक एस्टर बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है। सॉरी। इसके बाद 5 कैटेगरी जो आती है वो है फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेजेस। तो ये फॉस्फेटेज जो होता है वो क्या करता है, ब्रेक फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये 5th कैटेगरी होगी। और लास्ट जो आपकी कैटेगरी है 6, वो है सल्फेटेज। मतलब सल्फेट या सल्फर के बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है। ये हो जाएगी सल्फेटेज। अभी सल्फेटेज क्या करेगा, ब्रेक सल्फेट बॉन्ड, सल्फेट बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। आपको 6 कैटेगरी याद होनी चाहिए कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनकी कैटेगरी क्या होती है, 6 कैटेगरीज होती है उनकी। कितनी कैटेगरीज होती है, 6। और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, किस टाइप के एंजाइम होते हैं। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि 6 टाइप्स के एंजाइम्स या कैटेगरीज होती है इनके अंदर, या फिर अपन इसको लिख भी सकते हैं इसके अंदर 6 टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पर वो 6 टाइप्स के एंजाइम कितने होते हैं, 50 टाइप्स। मतलब उनके जो 6 टाइप मिला के उनके जो सारे एंजाइम्स इकट्ठे करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 50 टाइप्स। उतना डिटेल में नहीं जाओ तो ये ध्यान रखना, 6 कैटेगरीज या 6 टाइप्स के एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, प्रोटीएसेस, नाम से ही पता चलता है किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। इसके बाद न्यूक्लियसेस, अगर
आपको पता हो न्यूक्लियस यानी ये किससे रिलेटेड, न्यूक्लिक एसिड से, किससे रिलेटेड है, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है। और न्यूक्लिक एसिड आपके कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका डीएनए, एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आपका आरएनए। तो डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करना हो तो उसके लिए जो एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं, तो डीएनएस, ये पीछे ऐसे ही लगाना वरना डीएनए ही होगा, और फिर आरएनएस, ये किसको डाइजेस्ट करेंगे, डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। एक होता है आपका ग्लाइकोसिडेसिस, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बायोमोलिक्यूल है जिनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको कि आपकी जो शुगर होती है किसके अंदर, डीएनए और आरएनए के अंदर, वो किससे अटैच होती है, आपके नाइट्रोजन बेस से अटैच होती है। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, और उनको भी ब्रेक करने का ये काम करता है। इसके बाद है एस्टरेसिस, वो क्या करता है, एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। इसके बाद है फॉस्फेटेस, वो क्या करता है, फॉस्फेट के बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है, मतलब फॉस्फेट के बॉन्ड को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा। और इसके बाद है सल्फेटेस, ये क्या करता है, आपके सल्फेट के बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। ये हो गए उससे रिलेटेड एंजाइम्स। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसकी वर्किंग मैकेनिज्म की बात करते हैं कि लाइसोसोम आपका काम कैसे करता है। जैसे हमने 4 टाइप्स पढ़ लिए, ये काम कैसे करेगा, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे उसके फंक्शंस की। तो फंक्शन वही है जो जैसे काम कर रहा है, वो मैंने बताया डाइजेशन का ही काम करता है ये एक प्रकार से, लेकिन कैसे डाइजेस्ट करता है और कैसे वर्किंग मैकेनिज्म है वो आना ज़रूरी है। तो जैसे अपन डाइजेशन की बात करें तो यूँ समझ लीजिए आपका ये सेल है, ये आपकी क्या है, सेल की मेम्ब्रेन है, ये हो जाएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद ये समझ लो यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है, ये समझ लो, ठीक। तो जैसे सेल इसको क्या करेगी, एंडोसाइटोसिस करेगी, सेल क्या करेगी, एंडोसाइटोसिस, मतलब इसको एनगल्फ करेगी। तो आपको पता हो, हमने देखा भी है कि एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के लिए सेल क्या करती है, एक प्रोसेस अराइज करती है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। वो हमने देखा था एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के दौरान, मतलब आपको जब पढ़ाया गया। तो ये फूड वैक्यूल जो होगा वो किसके अंदर है, मतलब फूड पार्टिकल किसके अंदर आ जाएगा, इस वैक्यूल के अंदर आ जाएगा, और ये फूड पार्टिकल फिर क्या होगा, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। मतलब हो गया ये वैक्यूल, और इसके अंदर क्या होगा आपका फूड पार्टिकल, इसके अंदर क्या हो जाएगा फूड पार्टिकल, यानी ये फूड वैक्यूल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका फूड वैक्यूल, ये क्या हो जाएगा फूड वैक्यूल, ये फूड वैक्यूल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे यूँ समझ लीजिए आपका लाइसोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम स्पेरिकल है, और इसके अंदर क्या है, ये मैट्रिक्स है उसका, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे इसके अंदर। तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी लाइसोसोम। क्या हो जाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम, जिसके अंदर एंजाइम कैसे है, तो इसके अंदर इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। कैसे एंजाइम है, इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, आप जानते भी हो इसलिए लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो क्या करेगा, इस फूड वैक्यूल के कांटेक्ट में आएगा। कैसे आएगा, इस फूड वैक्यूल के कांटेक्ट में आता है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपका ये फूड वैक्यूल है, ये किसके कांटेक्ट में आ जाता है, आपके सेकेंडरी, मतलब ये जो आपका प्राइमरी लाइसोसोम है वो किसके कांटेक्ट में आता है, फूड वैक्यूल के कांटेक्ट में आएगा। यूँ समझ लीजिए आपका ये फूड वैक्यूल हो गया, और इसके कांटेक्ट में आ जाएगा आपका प्राइमरी लाइसोसोम। तो इसके अंदर हो गया आपका ये फूड, और ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। क्यों सेकेंडरी लाइसोसोम, जैसे ये प्राइमरी इसके कांटेक्ट में आता है तो इसके एंजाइम जो होते हैं, यानी फूड पार्टिकल कोई कांटेक्ट में आया तो इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी लाइसोसोम हो जाएगा। और ये जो एक्टिव एंजाइम्स है वो क्या होते हैं, यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है आपके फूड वैक्यूल की, उसको ये क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, और ये एंजाइम सारे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर रिलीज हो जाएंगे। मतलब ये एंजाइम्स किसके अंदर जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, और इस फूड पार्टिकल को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। अब डाइजेस्ट किया तो ये जो इसके अंदर जो डाइजेशन हुआ, मतलब इसके अंदर जो फूड था वो जैसे ही डाइजेस्ट हो जाता है तो ये पूरी आपकी कंप्लीट सेल ही है, ठीक है। यूँ नहीं हो जाएगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ये सेल से बाहर निकल जाएंगे, ये आपके सेल के अंदर ही है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके जो डाइजेशन हुआ तो ये सेल इन पटरिया, मतलब जितना भी मटेरियल है इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब। क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब। और इसके बाद इसके अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचेगा। क्या बचेगा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। मतलब ये क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट होने वाला मटेरियल तो क्या हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। अब इसके अंदर बचा क्या, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अनडाइजेस्टेड
फूड मटेरियल बचा आपका किसके अंदर, इस सेल के अंदर क्या बचा, अनडाइजेस्ट, मतलब सेल क्या, वैक्यूल के अंदर क्या बचा, अनडाइजेस्टेड फूड, क्या बचा, अनडाइजेस्टेड फूड। और आप जानते हो अनडाइजेस्टेड फूड जिस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है उस वैक्यूल को हम क्या कहेंगे, टर्शरी लाइसोसोम। तो ये हो जाएगा आपका टर्शरी लाइसोसोम। और ये जो टर्शरी लाइसोसोम जो होता है वो क्या कर देगा, इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है, तो इस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, आपकी सेल से बाहर निकालने का काम करता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अपन आगे बढ़ गए हैं तो यहाँ तक समझना जरूरी है आपको कि ये हो जाएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब ये कंप्लीट आपकी सेल है, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं बना रहा हूँ। तो जैसे ये क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है आपके, जिसके अंदर ये जो आपका वैक्यूल है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड है, तो ये किसके कांटेक्ट में आता है, आपके जैसे ही मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है, एक्सोसाइटोसिस। पहले अपन ने एंडोसाइटोसिस पढ़ा था, अब ये क्या करेगी, एक्सोसाइटोसिस करेगी। और ये जो वैक्यूल है वो किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर, और इसके अंदर इस फूड को क्या करेगा, एंटर करवा देगा, और ये फूड जो है वो यहाँ से फिर बाहर चला जाएगा। मतलब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेल से बाहर चला जाएगा, सेल से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये आपका मैकेनिज्म होता है किसका, लाइसोसोम का काम करने का। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम इस सेकेंडरी बना, सेकेंडरी आपका टर्शरी बना, और टर्शरी जो होता है वो क्या करता है, इस फूड को बाहर निकाल देता है। और ऑटोफेगोसोम या जो आपका ऑटोलाइसोसोम है वो पूरा अलग है, यानी कोई माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनल या सेल का पार्ट या पूरी सेल ही अगर डिस्ट्रॉय हो रही है तो वो क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, और पूरी सेल को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। इसलिए हम लाइसोसोम को कहते हैं क्या है, तो लाइसोसोम आल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग। इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स। इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं या फिर एटम बॉम्ब्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम बॉम्ब। इसको एटम बॉम्ब्स भी कह सकते हैं या सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो उसका रीजन है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, उसके ऑटोफेगस या ऑटोलाइसिस के कारण। मतलब ये खुद की, मतलब जो सेल जिसके अंदर ये रह रहा है उसी सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है, सेल ऑर्गेनल को भी डाइजेस्ट कर सकता है और सेल पार्ट को भी डाइजेस्ट करता है। फूड को डाइजेस्ट करना अलग बात है, लेकिन सेल पार्ट को भी क्या कर सकता है, ये डाइजेस्ट कर सकता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स या एटम बॉम्ब्स भी कहा जाता है। ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म, यानी सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं और किसकी वजह से कहा जाता है वो भी हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद आता है इससे रिलेटेड फंक्शंस, यानी लाइसोसोम के फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। तो फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस हमने सारे पहले डिस्कस कर लिए, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है। तो एक तो है हेट्रोफेगस, इसका फंक्शन हो जाएगा हेट्रोफेगस या हेट्रोफेगोसोम। हेट्रोफेगस का मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या करता है, डाइजेस्ट फूड और पैथोजेंस, डाइजेस्ट फूड और पैथोजेंस टेकन फ्रॉम आउटसाइड से कोई भी पैथोजन आपकी सेल के अंदर एंटर कर जाए या फिर कोई फूड पार्टिकल आपकी सेल के अंदर एंटर हो रहा है तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोफेगस या हेट्रोफेगोसोम कहते हैं। इसके बाद इसकी बात आती है ऑटोलाइसिस। तो ये क्या करेगा, कोई भी इंजर्ड पार्ट है आपका, डाइजेस्ट इंजर्ड और ओल्ड सेल ऑर्गेनल, जो भी ओल्ड सेल ऑर्गेनल है उनको डाइजेस्ट करने का काम करेगा, वो हो जाएगा आपके ऑटोलाइसिस। इसके बाद थर्ड जो इसका फंक्शन आ जाएगा वो क्या करता है, ये रिजर्व फूड मटेरियल को भी क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। मतलब रिजर्व फूड मटेरियल। मतलब रिजर्व फूड मटेरियल मतलब ये समझ लीजिए बाहर से कोई सब्सटेंस नहीं आ रहा, लेकिन आपको सेल की रिक्वायरमेंट है, सेल को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। आपके पास कोई रिजर्व फूड मटेरियल पड़ा हुआ है सेल के अंदर, तो वो क्या करता है, उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद फोर्थ अगर अपन बात करें तो ये क्या करता है, हेल्प इन डिफेंस, मतलब ये बचाव के कार्य में भी हेल्प करता है। अब डिफेंस की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे कैसे डिफेंस करता है ये, तो आपको पता है WBC वगैरह जो होती है वो क्या करती है, आउटसाइड से कोई भी ऑर्गेनिज्म आपकी सेल के अंदर एंटर करता है तो ये क्या करता है, उसको किल करने का काम करती है। इसके बाद लास्ट इसका फंक्शन हो जाएगा कि ये क्या करता है, रिमूव और डाइजेस्ट कार्सिनोजिन्स। क्या करता है, डाइजेस्ट या रिमूव कार्सिनोजिन्स। अब ये कार्सिनोजिन्स क्या होते हैं, तो कैंसर कोजिंग एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, कार्सिनोजिन कहते हैं, यानी कैंसर कोजिंग एजेंट।
जैसे हमने पहले बात भी की है बेंजपायरिन के बारे में, अगर आपको याद हो तो वो एक एग्जाम्पल है किसका, कैंसर कोजिंग एजेंट था। तो कार्सिनोजिन जो होता है वो क्या करता है, कैंसर कोजिंग एजेंट होते हैं जो आपके अंदर कैंसर फैला सकते हैं सेल के अंदर। तो वो क्या करता है, लाइसोसोम जो होता है आपका वो आपको हेल्प करता है और इन कैंसर कोजिंग एजेंट को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा ताकि आपके अंदर कैंसर ना हो। तो ये हो गया आपके लाइसोसोम के बारे में कंप्लीट, मतलब जितना भी लाइसोसोम से रिलेटेड था वो हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमारा जो आखिरी बचता है वो है GERL सिस्टम। क्या, GERL सिस्टम। मैंने आपको बताया था गोल्जी बॉडी जब पढ़ लेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लेंगे और लाइसोसोम पढ़ लेंगे तब इस सिस्टम की बात करेंगे। तो ये तीनों आज से हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, GERL सिस्टम के बारे में, ये होता क्या और काम कैसे करता है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं GERL यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ। तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बाकी लाइसोसोम से रिलेटेड आपका सारा कंटेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे GERL सिस्टम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हमारा क्लास नंबर 3 चल रहा है। 3.4 से पहले कुछ बेसिक रूल्स है, कुछ फार्मूलाज है जिनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर 3.4 में किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी तक फार्मूलाज वगैरह यूज़ कर लिए, अब आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण। एक इक्वेशन आएगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लाइक एक इक्वेशन जिसमें साइन थीटा होगा, कॉस थीटा, जितने भी रेश फंक्शंस होते हैं वो होंगे, और इक्वल टू में समथिंग होगा, कुछ ना कुछ होगा। वहाँ पर हमारा काम रहेगा उस थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू निकालना। यहाँ पर थीटा एज ए वेरिएबल काम करेगा, यानी इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हर क्वेश्चन में इसका अपना एक अलग वैल्यू रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फिर कहे त्रिकोणमितीय समीकरण, अब इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की अगर बात की जाए कि कोई इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ये जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इसके जो सॉल्यूशन बनते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं मुख्य हल, कि जो भी हमारी इक्वेशन है उसका जो मेन वैल्यू आ रहा है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है या फिर जो मुख्य हल है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक तो ये टाइप होता है, दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि एक ही सॉल्यूशन में उसके सारे के सारे सॉल्यूशन कवर हो जाते हैं, उसको कहते हैं व्यापक हल। दोनों क्या चीज़ है वो देखते हैं, ठीक है। व्यापक हल क्या होता है और मुख्य हल क्या होता है। जब हमारा थीटा का वैल्यू है, कोई भी क्वेश्चन आपको लाइक इस तरीके से दे दिया है, मान लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0, आपको इक्वेशन दिया है। अब इक्वेटल है, इक्वल का साइन जब भी आ जाता है, इक्वल टू जब भी आ जाता है, दैट मीन्स दैट इज अ इक्वेशन। अगर हम इसको कहें कि अवर ए इज इक्वल टू 0 तो मे बी इट इज़ एन इक्वेशन। जब भी इक्वल टू का साइन आता है इसका मतलब इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन आएगा, देयर वुड बी वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल होंगे, उनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी रहेगी। तो अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपका थीटा का वैल्यू, अब जैसे यहाँ से हम वैल्यू लेकर के आएंगे थीटा की, तो आपकी थीटा की वैल्यू अगर तो ग्रेटर होती है, 0 से बड़ी होती है, या फिर 0 की इक्वल होती है, या फिर लेस देन 2 पाई होती है, तो उस कंडीशन में वो जो भी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं इसमें थीटा की वैल्यू, जैसे आप बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, साइन की जगह पर क्या होगा कि हमारा आंसर 0 आएगा। साइन 0 भी हो सकता है, साइन पाई भी हो सकता है, साइन 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू में वो वैल्यूज़ आएगी जो
0 से तो बड़ी है और 2 पाई से छोटी है, तो 2 पाई से छोटी 0 से बड़ी यानी कि 0 भी आ गया, उसके अंदर पाई भी आ गया और 2 पाई भी आ गया। तो 2 पाई को हम वैसे इसमें लेते नहीं हैं। अब या तो इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन को या तो इस रेंज में हो या फिर इसी चीज़ को हम ब्रैकेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कि इसका इंटरवल जो रहता है कि जो भी थीटा की वैल्यू हो इंटरवल ऑफ थीटा, या फिर कह सकते हैं थीटा का अंतराल, दैट इज इक्वल टू 0 से 2 पाई। इसका मतलब 0 भी आ गया, मतलब 0 से 2 पाई के बीच की सारी वैल्यूज कवर हो गई, 0 से तो बड़ी और 2 पाई से छोटी। नाउ बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर n आता है, जिस सॉल्यूशन को हम n की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्म ऑफ n अगर हमारे सॉल्यूशन में आ रहा है, हमने जो भी सॉल्यूशन निकाला उसके अंदर अगर तो n आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि n की जगह आप चाहे कुछ भी रखो, इसमें जितने भी इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है सारे के सारे कवर हो जाते हैं। आपको इंडिविजुअली अलग अलग वैल्यूज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटी है थीटा की जगह पर 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी, 3 पाई भी, 4 पाई भी, ऐसे ही बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब इनको अलग अलग ना लिख करके सिर्फ एक ही टर्म में अगर उसको एक्सप्रेस कर दिया जाए, आपको सिर्फ एक ही नंबर लिखना पड़े और उससे ये सारे जो एंगल से वो कवर हो जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। फॉर्म ऑफ n अगर आपके सॉल्यूशन में n आ रहा है, दैट मीन्स दैट्स अ जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर n है क्या चीज़, n 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। व्हाट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0? अब ये किस टाइप का नंबर है जिसमें जीरोस भी सारे आ रहे हैं, पॉजिटिव भी सारे आ रहे हैं, नेगेटिव्स भी सारे आ रहे हैं, नेगेटिव ऑफ सारे आ रहे हैं, दैट मीन्स दैट आर द इंटीजर्स। हम जब कहते हैं 0 धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, जिनको पूर्णांक भी कहा जाता है। इनको लिखते हैं हम i से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हमारा जो n है, इस चीज़ को मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप इसके नीचे ही मेंशन करेंगे। यहाँ पर जो n है वो बिलोंग कर रहा है किससे, i से। i यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्णांक। तो हमारा n जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, मतलब कोई ना कोई इंटीजर है। दैट्स अ साइन ऑफ बिलोंग्स टू, जिसको कहते हैं कि n बिलोंग्स टू i। इसका मतलब n का जो वैल्यू है वो क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है। किस में से ली गई है, i में से लिखी गई है। ठीक है, दैट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। आफ्टर दिस हम सीखेंगे कि अब ये होता क्या है, ये तो पता चल गया। अब फाइंड कैसे करते हैं, हमको कैसे पता चलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है। लेट्स सी देन। अब इसके बाद का जो पोर्शन है दैट इज सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है, तो जो चीज़ मैंने आपको सबसे पहले समझाई, लेट्स सी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सबसे पहली मैं इक्वेशन की बात कर रही हूँ, विच इज़ आवर साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब दिस द इक्वेशन सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। साइन थीटा की इक्वल टू में हमको डायरेक्टली दे रखा है 0, तो उस केस में हमारे थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो अभी तक जो हमने सीखा था विच वॉज साइन थीटा इज इक्वल टू 0, हमको थीटा का वैल्यू लेना है, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, वैसे ये तो दिमाग में हमको क्लियर है, हमको पता है थीटा की जगह पर कौन है, बट एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या होगा, 0 की जगह क्या हम साइन की फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ साइन थीटा लिखा है, वैसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन
तो 0 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री। तो साइन ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात। अब तो 0 का जो रेंज है वो क्या है, 0 से 2 पाई के बीच का है। तो ये हमारा जो मुख्य हल होता है या फिर हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, उसके क्राइटेरिया में आता है, मतलब ये हमारा मुख्य हल हो सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, जिसको कहते हैं मुख्य हल। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन या फिर व्यापक हल, जिसमें सारे के सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं साइन थीटा के लिए मुख्य हल हमारे पास क्या है यहाँ पर 0। पर आप बता सकते हैं 0 के अलावा और क्या पॉसिबिलिटी इट कुड बी हैपन, इस 0 की जगह पाई भी हो सकता है। तो हमारा थीटा इज इक्वल टू पाई भी हो सकता है। तो पाई कुड बी द प्रिंसिपल वैल्यू। वन मोर थिंग, इफ यू वांट वी कैन टेक 2 पाई ऑल्सो। तो यहाँ पर 2 पाई, अगर 2 पाई चलो नहीं भी लेना चाहते क्योंकि वो इस इंटरवल का लास्ट बॉर्डर है, बट पाई तो ले ही सकते हैं। 0 आ गया, पाई आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पाई ले लिया और 3 पाई n पाई, बट प्रिंसिपल वैल्यूज़ में ये दो ही कंसिडर किए जाएंगे। नाउ अबाउट द जनरल सॉल्यूशन, तो इसको देख करके ध्यान लगाओ कि क्या 0 पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई इसके यही सॉल्यूशंस पॉसिबल है इस क्वेश्चन के लिए। तो इनको हम सिर्फ एक टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, इट कुड बी 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई अप टू डॉट डॉट डॉट, जितनी भी काउंटिंग हमको आती है उतने नंबर यहाँ लगा दो और आगे पाई लगा दो, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर। तो अब एक एक ना लिख करके अगर मैं इस पूरे को एक ही डिजिट में सम अप करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी, तो पाई तो रहेगा ही, और यहाँ पर आपको जितनी काउंटिंग आती है एनी नंबर आप उसको मल्टीप्लाई में डाल दो, यू विल गेट योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन हमारे पास मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो इसका जनरल सॉल्यूशन बनेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई। क्लियर है? आफ्टर दिस सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन दिस, जनरल सॉल्यूशन दैट। सेकेंड इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इससे हमको आइडिया लग ही गया थीटा की जगह पर क्या आना चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे, ये सॉल्यूशन सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी वो लिख सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 की जगह क्या लिखूँ मैं, पाई बाय 2 होता है तभी होता है, या फिर आप 90 डिग्री भी इसको लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2, क्योंकि इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, दैट डजेंट मीन कि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ऐसा कभी करना भी नहीं। इसका मतलब ये होता है कि कॉस के टेबल में अगर हम चेक करें, यहाँ पर लिखा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस बाय 2, तो ये दोनों इक्वल तभी पॉसिबल है जब ये नंबर और ये नंबर सेम हो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी है। नाउ जनरल सॉल्यूशन कुड बी थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्या और कुछ भी इसका जनरल सॉल्यूशन बन सकता है? यस, बिल्कुल बन सकता है। पाई बाय 2 90 के बाद में अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्वाड्रेंट को याद करें तो दिस इज योर 90, दिस इज योर 270, तो कॉस का 90 पर जो वैल्यू बनता है 270 पर भी वही वैल्यू बनता है, यानी कि 90 और 270 पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, अगर 90 और 270 लगभग सेम काम करते हैं। तो वन इज पाई बाय 2, देन द अदर वन शुड बी क्या होना चाहिए,